इन्फोसिस पर सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत है। मैं आपका टीचर, आपका दोस्त जीके शर्मा, कारक अगला जो विषय हिंदी व्याकरण का होगा लेकर आपके सामने हाजिर हूँ। तो आज हम कारक के बारे में जानेंगे, विभक्ति के बारे में जानेंगे, हिंदी में कितने कारक होते हैं, सब के बारे में आज हम जानेंगे। तो कारक का यानी क्रिया का निष्पादक, क्रिया को पूर्ति करने वाला। जब किसी संज्ञा या सर्वनाम पद का संबंध वाक्य में प्रयुक्त अन्य पदों व क्रिया के साथ जाना जाता है तो उसे कारक कहते हैं। विभक्ति क्या होती है? विभक्ति कारक को प्रकट करने के लिए प्रयुक्त किया जाने वाला चिन्ह विभक्ति चिन्ह कहलाता है। विभक्ति को परसर्ग भी कहते हैं। अब होता क्या है? परसर्ग एक चिन्ह होता है, वैसे तो वर्णी होते हैं। जैसे कारक है राम ने सीता को देखा, तो राम के साथ जो ने शब्द आ रहा है वो क्या है? कारक की विभक्ति, इसे परसर्ग भी कहते हैं। अब बात करते हैं कारक के प्रकारों पर। हिंदी में कारक के 8 भेद होते हैं। जैसे संस्कृत में प्रत्येक शब्द की 8 विभक्तियां होती है शब्द रूप की, वैसे ही हिंदी के अंदर कारक 8 प्रकार के होते हैं। सबसे पहले आता है कर्ता कारक। क्रिया करने वाले को व्याकरण में कर्ता कारक कहते हैं। कर्ता कारक का चिन्ह ने होता है। यह संज्ञा या सर्वनाम होगा तथा क्रिया से उसका संबंध होगा। कर्ता क्या होता है? कर्ता या तो संज्ञा होगा या संज्ञा के स्थान पर काम आने वाले शब्द यानी सर्वनाम होते हैं, और उसका संबंध जो है क्रिया से होगा। कर्ता ही कोई ना कोई कार्य करता है। विभक्ति का प्रयोग सकर्मक क्रिया के साथ ही होता है, और वह भी भूतकाल में। विभक्ति यानी जो ने जो विभक्ति है वो तभी आएगी जब सकर्मक क्रिया होगी, यानी वाक्य में कर्म होगा, और वह भी भूतकाल में। जैसे राम ने रावण को मारा, मैंने पाठ पढ़ा, उसने काम किया। ठीक है, तो ने कहाँ आ रहा है? ने वहीं आ रहा है जहां कार्य भूतकाल में हो चुका। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं आगे। उदाहरण और दिए हैं, जैसे राधा ने नृत्य किया, श्याम ने पत्र लिखा, मीना ने गीत गाया, उसने पढ़ाई की होती तो पास हो जाता। उसने ने आया है भाई, पढ़ाई की होती भूतकाल की बात है, अगर की होती। उसके बाद बात आती है कर्म कारक की। क्रिया का फल जिस पर पड़ता है उसे कर्म कहते हैं। कर्म का चिन्ह क्या होता है? विभक्ति चिन्ह को होता है, यानी ये परसर्ग क्या है? को। विभक्ति को का प्रयोग केवल सजीव कर्म कारक के साथ ही होता है, निर्जीव के साथ नहीं। केवल जहां सजीव होगा वहीं को आएगा, निर्जीव के साथ नहीं आएगा। राधा ने नौकर को बुलाया, वह पत्र लिखता है। राधा ने नौकर को बुलाया, को किसके साथ है? नौकर के साथ। वह पत्र लिखता है, वह पत्र को लिखता है नहीं है, वह पत्र लिखता है। स्वाति कॉलेज जा रही है, कॉलेज को जा रही है, को नहीं है। मीना ने गीता को पुस्तक दी, गीता सजीव है। आज्ञार्थक शब्दों में निर्जीव के लिए भी विभक्ति आ जाती है। जहां आज्ञा होगी वहां निर्जीव के लिए भी विभक्ति होगी। जैसे पुस्तक को मत फाड़ो, ये उदाहरण है। पुस्तक को मत फाड़ो, पुस्तक क्या है? निर्जीव है, और उसके साथ को आया है, लेकिन अंत में फाड़ो यानी आज्ञा है, रोका है, तो पुस्तक के साथ परसर्ग आ गया है। उसके बाद बात करते हैं कुर्सी को मत तोड़ो। क्यों? क्योंकि कुर्सी निर्जीव है, उसके साथ को आएगा। स्वाभाविक क्रियाओं में को आता है। अब देखिए कर्म कारक कहाँ कहाँ विभक्ति चिन्ह का प्रयोग होता है। नंबर 1, सजीव लोगों के साथ, मनुष्यों के साथ है। ठीक है, सजीव कर्म कारक के साथ होता है विभक्ति को का प्रयोग। सजीव जहां कर्म होगा वहां क्या होगा? को का प्रयोग होगा, निर्जीव के साथ नहीं होगा। ठीक है, उसके बाद आज्ञार्थक वाक्यों के अंदर यदि निर्जीव कर्म है तो क्या होगा? आज्ञार्थक में भी को का प्रयोग किया जाएगा, और स्वाभाविक क्रियाएं होंगी वहां को का प्रयोग किया जाएगा। तो को का 3 जगह प्रयोग आएगा। नंबर 1 जहां सजीव कर्म हो, नंबर 2 आज्ञार्थक वाक्य हो, नंबर 3 स्वाभाविक क्रियाएं हो, वहां को का प्रयोग आएगा निर्जीव के साथ
को का प्रयोग नहीं आएगा। आज्ञा सूचक है तो निर्जीव के साथ भी को का प्रयोग आएगा। उसके बाद बात करते हैं करण। तो करण कारक का शाब्दिक अर्थ क्या है? साधन है, यानी जिसके द्वारा हम कोई कार्य संपन्न कर सके। वाक्य में कर्ता जिस साधन या माध्यम से क्रिया करता है अथवा क्रिया के साधन को, यानी कर्ता कोई भी काम करता है उसमें किसी चीज की सहायता लेता है तो वह वहां क्या होगा? करण कारक काम में लिया जाएगा। अथवा क्रिया के साधन को करण कारक कहते हैं। जिस साधन से क्रिया पूरी की जाती है उसे क्या कहा जाएगा? करण कारक लगाया जाएगा। करण कारक की विभक्ति से होती है अथवा के द्वारा भी होती है। दो चीजें होती है, यानी मैं कलम से लिखता हूं, से आ जाएगा। मैं पुस्तक के द्वारा पढ़ता हूं, ठीक है। तो इस तरह से दो तरह की विभक्तियां आ सकती हैं। जैसे मुझे अध्यापक के द्वारा पढ़ाया जाता है, तो अध्यापक के द्वारा पढ़ाया गया, पूछा गया, प्रश्न पूछा गया, मुझे अध्यापक द्वारा प्रश्न पूछा गया, ऐसे भी कह सकते हो, ठीक है। तो उदाहरण और देखिए, मैं कलम से लिखता हूं, मैंने गिलास से पानी पिया, सानिया बैट से खेलती है, मैंने दूरबीन से पहाड़ों को देखा। जहां से आ रहा है वहां क्या होगा? करण कारक। करण कारक का अन्य प्रयोग बताया है क्रिया संपादित करने के क्रम में। प्रिया पेंसिल से चित्र बनाती है, तो यहाँ क्रिया जो हो रही है चित्र बनाने की पेंसिल की सहायता से हो रही है, इसलिए करण कारक पेंसिल के बाद लगाया है। के द्वारा कैसे, कहाँ आएगा? मुझे दूरभाष द्वारा सूचना प्राप्त हुई, उसे डाकिये के द्वारा पत्र प्राप्त हुआ। उसके बाद आज्ञाजनित, ध्यान से अध्ययन करो, स्कूटर से नहीं साइकिल से स्कूल जाओ। जहां से आ रहा है ना वहां करण कारक है। जैसे सीख बतानी हो, मेहनत से अंक मिलते हैं, ठीक है ना, करण कारक। रीति से, भिखारी क्रम से बैठे हैं, लगातार एक के बाद एक बैठे हैं, तो यहाँ भी रीति बताई है, कर्ण कारक लगाया है। गुण या स्थिति दिखानी हो, राम हृदय से ही दयालु है, हृदय से, है ना, तो गुण या स्थिति है इसकी। वह स्वभाव से ही कंजूस है, तो यहाँ कर्ण कारक होगा। मूल्य, सेव किस भाव से दे रहे हो, तो यहाँ कर्ण कारक आ गया। कमी दिखाने के लिए, बुखार से बहुत कमजोर हो गया, वह अकल से अंधा अथवा अकल से पैदल है, तो यहाँ पर भी क्या है? करण कारक का प्रयोग हुआ है। प्रार्थना करने में होता है, निवेदन करने में होता है, ईश्वर से सद्बुद्धि मांगे, ईश्वर से सद्बुद्धि मांगे, तो यहाँ सब क्या है? हुआ है। अब बात आती है चौथे संप्रदान कारक की। संप्रदान कारक का शाब्दिक अर्थ है देना, प्रदान करना। वाक्य में कर्ता जिसे देता है, यानी दान देता है, जिसके लिए क्रिया करता है, उसके लिए उसे संप्रदान कारक कहते हैं। जब कर्ता स्वत्व हटाकर दूसरे के लिए दे देता है, यानी अपना अधिकार छोड़कर दूसरे को दे देता है, वहां संप्रदान कारक होता है। संप्रदान कारक की विभक्ति के लिए और को है, के लिए और को है। संप्रदान कारक की विभक्ति कौन सी है? के लिए या को। जैसे राम को, राम के लिए, देश की रक्षा के लिए, के वास्ते, के निमित्त हेतु, के हेतु, इनको भी दिखाया जा सकता है। जहां क्रिया द्विकर्मी हो वहां विभक्ति को का प्रयोग होगा। जहां दो कर्म आए वहां विभक्ति क्या होगी? को विभक्ति दो कर्मों के साथ आएगी, ये ध्यान दे लेना। सैनिकों ने देश की रक्षा के लिए बलिदान दिया, देश की रक्षा के लिए, देश की और रक्षा दो कर्म है, तो रक्षा के लिए बलिदान दिया। लोगों ने बाढ़ पीड़ितों के लिए दान दिया। अब पीड़ितों के लिए दे दिया दान, देश की रक्षा के लिए क्या कर दिया? बलिदान। मेरिट में आने के लिए क्या करना है? मेहनत। तो यहाँ इन चीजों के लिए एक विभक्ति आई है, उसे संप्रदान कारक हम कहेंगे। राजा ने गरीबों को कंबल दिए, गरीबों और कंबल दो कर्म है, देना क्रिया है, तो को का प्रयोग हुआ है। उसके बाद चोर को पुलिस ने दंड दिया, चोर को दंड, है ना। उसके बाद बात करते हैं अपादान कारक। अपादान का अर्थ है पृथक होना या अलग होना। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से एक व्यक्ति या दूसरी वस्तु,
संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से एक वस्तु या व्यक्ति का दूसरी वस्तु या व्यक्ति से अलग होने या तुलना करने का भाव हो, वहां अपादान कारक होता है। जैसे मैं जयपुर से निकला, जयपुर से अलग हो गया। मैं अपने गांव से जयपुर को गया, गांव से अलग होकर ही तो गया। पत्ता पेड़ से गिरा तो पेड़ से अलग हो गया ना, तो जहां अलग होने का अर्थ आएगा, टूटकर बिखरने का अर्थ आएगा, वहां अपादान कारक लगेगा। जैसे मेरे हाथ से गेंद गिर गई, पेड़ से पत्ता गिरा, विजयशाला से घर आया, नदी पहाड़ से निकलती है। कई बार हम इसमें किसी चीज का संबंध बताने के लिए भी करते हैं, पहचान बताने के अर्थ में भी करते हैं। तो यह मारवाड़ से है, यानी यह व्यक्ति जो है मारवाड़ से आया है। दूरी बताने के लिए करते हैं, पोस्ट ऑफिस स्कूल से दूर है। तुलना करने के लिए करते हैं, विमला सीता से लंबी है। शिष्य गुरु से शिक्षा ग्रहण करता है। तो यहाँ क्या है, गुरु से शिक्षा, शिक्षा तो अलग हो गई ना गुरु जी से। विमला सीता से लंबी है, तुलना में आएगा ही आएगा। पोस्ट ऑफिस स्कूल से दूर है, दूरी आ गई, दोनों के बीच में पृथक है। यह मारवाड़ से है, यानी मारवाड़ के अंदर तो अभी नहीं है, मारवाड़ छोड़कर आया है हमारे पास, तो पृथक होकर आया है। तो इन सब में अपादान कारक का प्रयोग होता है। उसके बाद बात करते हैं कारक की। शब्द का वह रूप जो दूसरे संज्ञा या सर्वनाम शब्दों से संबंध बतलाए, संबंध कारक कहलाता है। इसके चिन्ह होते हैं का, के, की, रा, रे, री, ना, ने, नी, इस प्रकार। तो स्वामित्व के मामले में संबंध कारक होता है। जैसे अजय की पुस्तक गुम हो गई, अजय की, का, के, की, अजय का गांव, ठीक है, अजय की पुस्तक गुम हो गई। अजय का पर्स, अपना पर्स संभाल कर रखो, ना, ने, नी, अपना, अपने, अपनी, संभाल कर रखो। मेरा चश्मा बहुत कीमती है, रा, रे, री, मेरा, मेरी, मेरे, रिश्ता दिखाने के लिए भी आता है। विजय अजय का भाई है। अमिताभ बच्चन कवि हरिवंश राय बच्चन के पुत्र हैं, तो ये के क्या है, संबंध कारक है। अवस्था, मेरी उम्र 50 वर्ष है, मेरी, री, रा, रे, री, तो यहाँ पर भी क्या है, संबंध कारक है। यह युवक 30 वर्ष का है, का, के, की, संबंध कारक हो गया। कोटि या धातु बताने के लिए 5 मिट्टी के घड़े लाओ, के घड़े लाओ। मैंने एक कांसे की कटोरी खरीदी। मेरी, मेरी, री, मैंने, ने, ठीक है ना। तो यहाँ ये चीजें ध्यान देने की है, जिनको मैं अलग से आपको बता रहा हूँ। प्रश्न उठता है, 5वीं कक्षा के कितने छात्र हैं, आपके कितनी संतान है। तो यहाँ का, के, की, कक्षा के आ गया। उसके बाद बात करते हैं 7वां कारक, अधिकरण कारक। वाक्य में प्रस्तुत संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया के आधार का बोध होता है, उसे अधिकरण कहते हैं। क्रिया के ऊपर या नीचे का बोध होगा, क्रिया आधार बन जाएगी। अधिकरण कारक की विभक्ति है में और पर। में का अर्थ है अंदर अथवा भीतर, पर का अर्थ है ऊपर। जैसे इस मंदिर में कई मूर्तियां हैं। अब होना जो क्रिया है वो कहाँ हो रही है, मंदिर के अंदर। उस कप में चाय है यहाँ पे होना क्या है, कप में। मेरे पर्स में पैसे और ड्राइविंग लाइसेंस हैं यानी होना, होना क्रिया कहाँ हो रही है, पर्स में। तो यहाँ अधिकरण कारक है। टायर में हवा कम है, बगीचे में छायादार पेड़ हैं। तो दो लोगों के बीच में भी में का प्रयोग कभी कभी कर दिया जाता है। जैसे राम और श्याम में गहरी दोस्ती है, तो होना, दोस्ती होना किसके बीच में है, राम और श्याम के बीच। तो यहाँ पर क्या होगा, अधिकरण। पीटी उषा का नाम श्रेष्ठ धावकों में है, क्योंकि यहाँ अधिकरण कारक है। मेज पर पुस्तक रखी है, मेज के ऊपर है ना, तो अधिकरण कारक होगा। पेड़ पर चिड़िया बैठी है। बहुतों में से किसी एक को श्रेष्ठ बताना हो तो कक्षा में मनीष सबसे बुद्धिमान है, कक्षा में है ना, तो अधिकरण हो जाएगा। निश्चित समय बताने के लिए परीक्षा समाप्ति की घंटी 3 बजने पर लगेगी, तो पर का मतलब अधिकरण। उसके बाद प्रति आधे घंटे पर चेतावनी घंटी लगानी है, महत्व बताने के लिए। कदम कदम पर पुलिस का पहरा है, पर का मतलब अधिकरण।
तो आई बात समझ में। उसके बाद बात आती है बहुत से सैनिक सीमा पर का मतलब अधिकरण। हमें अपनी जुबान पर का मतलब फिर से अधिकरण, अटल रहना चाहिए। वह तो घोड़े पर सवार होकर आता है, घोड़े पर, घोड़े के ऊपर ना, घोड़े के नीचे तो सवार हो नहीं सकते, तो घोड़े पर सवार होकर आता है। उसके बाद में बात करें तो संबोधन। संबोधन का मतलब है हम किसी को पुकार रहे हो तो उसका संबोधन कर रहे होते हैं। वाक्य में जब किसी संज्ञा को पुकारा जाए अथवा संबोधित किया जाए तो उसे संबोधन कारक कहेंगे। बुलाना, संबोधन में पुकारना, बुलाना, सावधान करने का भाव भी होगा। संबोधन के विभक्ति चिन्ह क्या है? हे, ओ, अरे। हे भगवान, हे आ गया। हे ईश्वर, हे आ गया। अरे रे रे, अरे अरे, अरे गुरुजी, अरे मानव, अरे मनुष्य, अरे विद्यार्थी, अरे बच्चों, ओ हो खिलौने वाले, ओ भाई कहाँ भागे जा रहे हो। तो ये सब क्या है? हे, ओ, अरे, ये सब क्या है? संबोधन कारक के चिन्ह है। जहां ये चिन्ह आ जाए वहां संबोधन कारक लिखना है। उसके बाद में बात आती है कर्म कारक और संप्रदान कारक में अंतर। कर्म कारक में को का प्रभाव कर्म पर पड़ता है। कर्म कारक में क्या होता है? को का, राम ने रावण को मारा, तो ये को का प्रभाव किस पर पड़ रहा है? कर्म पर पड़ रहा है। संप्रदान में को विभक्ति से कर्म को कुछ प्राप्त होता है। जैसे राम ने विभीषण को लंका दान दी, बनाया। कर्म कारक में को का विभक्ति का फल कर्म पर पड़ता है, दिख रहा है ये तो। पर संप्रदान में देने का भाव होता है, जैसे दान दी। करण कारक और अपादान। अब कर्म और संप्रदान में अंतर देख लिया कि भाई को का प्रभाव कर्म कारक में तो कर्म पर पड़ता है, जबकि संप्रदान कारक में कर्म को कुछ प्राप्त होता है, लेने का भाव कर्म को होता है। करण कारक और अपादान। करण का मतलब से यानी साधन, किसी चीज की हेल्प लेना, और अपादान में तुलना करना, दूरी होना, डरना या सीखने का भाव होता है। फिर संज्ञाओं की कारक रचना कैसे होती है? तो संस्कृत से भिन्न अकारांत पुल्लिंग संज्ञा के वचन में अंतिम आ को ए में बदल दिया जाता है। यानी कर्ता के अंदर यदि आ हो तो घोड़े ए बना दिया जाता है और ने लगा दिया जाता है, या को लगा दिया जाएगा। यानी कोई भी संज्ञा है उसमें यदि आ है तो उसके अंत में आ को हटाकर ए लगा देंगे और साथ में विभक्ति का चिन्ह लगा देंगे। कर्ता ने है तो ने का, यदि संज्ञा कर्ता है तो ने लगा देंगे, यदि कर्म है तो को लगा देंगे, कर्ण है तो से लगा देंगे। इस तरह से जो भी ए लगाकर विभक्ति चिन्ह लगाना है। संस्कृत में भिन्न शब्दों में विभक्ति का प्रयोग होने पर संज्ञाओं के बहुवचनात्मक रूपों के साथ ओ या यो का प्रयोग प्रत्यय जोड़ते हैं। जैसे गधे, गधों ने, गधों को, गधों से। डाली, डालियों ने, डालियों को, डालियों से। तो इस तरह से कारक रचना की जाएगी। हालांकि ये कहीं आते नहीं है, लेकिन फिर भी अपन विभक्ति जब जोड़ते हैं तो इस तरह से अपन शब्द बनाएंगे। तो इसका सीधा सा समझने का तरीका यही है कि भाई किसी भी शब्द के साथ कौन सा कारक जोड़ने का पूछा गया है, उसके लिए पहले मन में उस संज्ञा को दोहराएं और साथ में लगते लगते उस कारक चिन्ह को भी जोड़ें। तो मन में जैसे ही जोड़ेंगे वैसे ही आपको शुद्ध शब्द समझ में आ जाएगा। संबोधन कारक के बहुवचन के लिए शब्दांत में ओ जोड़ देते हैं। तो हे मानवों, हे मनुष्यों, हे बालकों, हे लड़कों, हे छात्रों, इस तरह से बहुवचन ओ जोड़ दिया जाता है जहां हे लगाना हो। उसके बाद कुछ नहीं है, कारक का अपना टॉपिक यहाँ पर समाप्त हो जाता है। तो विद्यार्थियों, अब तक यदि क्लास आपने देख ली है या आपको पसंद आई है तो वीडियो को जरूर हम चलते हैं, काल की बात करते हैं। और काल का अर्थ यानी समय है। क्रिया के जिस रूप से उसके होने का समय पता चले उसे काल कहते हैं। काल 3 प्रकार के होते हैं। क्रिया की पूर्णता अपूर्णता संबंध होने का समय जो है वो पता हमें चलता है। तो काल 3 प्रकार के होते हैं, भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्यत काल। छोटा सा टॉपिक है, लंबा चौड़ा नहीं है। अभी अपना ये टॉपिक जो कंप्लीट है वो खत्म हो जाएगा शब्द रूपांतरण का।
तो भूतकाल का अर्थ है बीता हुआ समय। वाक्य में जो क्रिया हमें बीते हुए समय की बताती है वह भूतकाल कहलाएगी। जिस क्रिया के जिस रूप से बीते हुए समय का होना पाया जाएगा वह भूतकाल कहलाएगा। यह क्रिया व्यापार की समाप्ति बताने वाला रूप होता है, यानी कार्य समाप्त हो चुका है, ये सूचना हमें इस रूप से मिलती है। भूतकाल के कई प्रकार के भेद हैं। देखिए, सामान्य भूतकाल, किया गया, खाया पिया, या कर चुका था, कर चुकी थी, जो भी है, हो चुका था। अविनाश ने गाना गाया, गाड़ी जा चुकी थी, ये सामान्य है, भूतकाल हो चुके हैं। संदिग्ध यानी कोई कार्य हुआ होगा लेकिन कंफर्म नहीं है। जैसे खाना नीता ने ही बनाया होगा, ऐसे दो लोग बैठ के तीसरे की बात करते हुए मिलेंगे, तो खाना नीता ने ही बनाया होगा, और तो कोई बना नहीं सकता, इसलिए नीता ने ही बनाया होगा। तो यहाँ संदिग्ध है, हो सकता है। हेतु मत का मतलब ये है कि ये काम किया होता तो वो काम हो चुका होता। ठीक है, ये इसमें शर्त वाली बात आती है, जहां शर्त हो वहां हेतु मद आ जाएगा। यदि तुमने पढ़ाई की होती तो उत्तीर्ण हो जाते। यदि लगाकर देख लेना, यदि और तो दोनों एक साथ आ जाए, एक वाक्य में फिट हो जाए, वहां हेतु मद आएगा। आसन्न, नगर में एक साधु आए हैं, यानी अभी अभी आए हैं। आसन्न का मतलब अभी अभी एक काम हुआ है। अविनाश ने गाना गाया है, गाना गाया ही है, खत्म हो गया, लेकिन अभी अभी हुआ है। पूर्ण यानी ये काम पहले से पूर्ण हो चुका है, अभी इसका कोई असर हमारे वर्तमान पर नहीं है। जैसे 1857 की क्रांति में रानी लक्ष्मीबाई ने अंग्रेजों से लोहा लिया था, उस पहले जमाने की बात है, अभी ये नहीं हुआ, हो रहा है, अभी नहीं है इसका असर। अपूर्ण यानी पहले के समय में काम होता था लेकिन अभी नहीं है, अभी का पता नहीं है, होता है भी कि नहीं भी है। तो राकेश पुस्तक पढ़ता था, अब क्या करता है पता नहीं, पढ़ता था। दूसरा समय जो आता है वो है वर्तमान काल, यानी वर्तमान समय में भी कार्य का करना या होना पाया जाए उसे वर्तमान काल कहते हैं, यानी या तो कार्य निरंतर हो रहा है। तो सामान्य वर्तमान क्या है कि प्रशांत खेल रहा है, लता गीत गा रही है, यानी अभी भी वो काम चल रहा है। संभाव्य यानी संभावना के रूप में वर्तमान काल आता है कि परीक्षा देता होगा, वो खाना खाता होगा, इसमें वर्तमान की संभावना होती है कि वर्तमान में ऐसा हो रहा होगा, होता होगा, कहीं होता होगा। अच्छा, इसमें और संदिग्ध भूतकाल में थोड़ी सी संभावना साथ की एक जैसी सी कंफ्यूजन सी होती है, लेकिन एक में संदिग्ध भूतकाल में पुराना आएगा और इसमें क्या है, सामान्य वर्तमान काल की बात, संभाव्य वर्तमान काल की बात होगी। आज्ञार्थक वर्तमान काल क्या है, आज्ञा देते हैं तुम ये पाठ पढ़ो, अब मैं चलूं। उसके बाद बात आती है भविष्यत काल की। क्रिया के जिस रूप से हमें यह पता चलता है कि कार्य आने वाले समय में संपन्न होगा, आने वाले समय में पूरा होगा, उसे भविष्यत काल कहते हैं। जैसे कृष्ण लेख लिखेगा या कृष्णा लेख लिखेगी, अंकित पुस्तक पढ़ेगा, लड़के खेलेंगे, औरतें गीत गाएंगी, तो ये सब क्या है, भविष्यत काल की बातें हैं। तो हमारा उसके बाद बात आती है वे शायद आगरा जाएं, संभाव्य भविष्यत काल है, वे शायद जाएं, आगे की बात हो रही है। कदाचित आज सोमेंद्र आए या आएगा, कदाचित है, संभावना है। आज्ञार्थक आप वहां जरूर जाइएगा, अब तुमको जाना ही होगा। तो ये सब क्या है, आज्ञार्थक भविष्यत काल है। तो तीन तरह के काल की हमने बात कर ली। देखिए, अभी जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो बहुत सारी चीजें आपको लग रहा होगा कि भैया किताब देख रहा है, पढ़ा रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। मैं जो समझा रहा हूँ, समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ये आपको समझना चाहिए। ये जब तक आप समझेंगे तभी आपका फायदा होगा, आपको ध्यान देना चाहिए। अब बात आती है वाच्य की। रूपांतरण का ये अंतिम टॉपिक है, वाच्य। क्रिया का वह रूप वाच्य कहलाता है जिससे ये मालूम हो जाए कि वाक्य में प्रधान कौन है, कर्ता है या कर्म है या भाव है। तीनों के हिसाब से ही वाच्यों के प्रकार बनते हैं। कर्ता प्रधान है तो कर्तृवाच्य, कर्म प्रधान है तो कर्मवाच्य, भाव प्रधान है तो भाववाच्य। फर्क क्या है? फर्क ये है कि जहां कर्ता पहले आएगा वहां कर्तृवाच्य होगा, जहां कर्म पहले आएगा वहां कर्मवाच्य होगा।
जहाँ भाव पहले आएगा वहाँ भाववाच्य। पहले का मतलब साधारण वाक्य में तो इनके हिसाब से ही क्रिया का प्रयोग होगा, जो पहले आएगा उसी के हिसाब से। जैसे कर्ता पहले आया उसी के हिसाब से क्रिया लगती है तो कर्मवाच्य होगा। कर्म पहले आ गया उसी के हिसाब से क्रिया वचन लिंग जो है प्रयोग होंगे तो उसके हिसाब से कर्मवाच्य हो जाएगा। यदि भाव पहले आता है तो उसके हिसाब से कर्म जो क्रिया है वो उपयोग होगी तो इसके लिए भाववाच्य होगा। तो बात करते हैं पहले कर्तृवाच्य की। जब वाक्य में प्रयुक्त क्रिया का सीधा और प्रधान संबंध कर्ता से हो, यानी क्रिया का सीधा संबंध कर्ता से हो, साधारण सामान्य से वाक्य बनते हैं इसमें क्रिया के लिंग वचन कर्ता के अनुसार ही आएंगे। तो उन वाक्यों को वहां कौन सा वाच्य होगा? कर्तृवाच्य। अर्थात क्रिया का प्रधान विषय कर्ता है, यानी क्रिया कौन कर रहा है? कर्ता। और क्रिया का प्रयोग भी कर्ता के अनुसार ही होगा। जैसे मैं पुस्तक पढ़ता हूं तो पढ़ रहा कौन है? मैं पढ़ रहा हूं। तो मेरे हिसाब से क्रिया लगेगी। मैं क्या है? उत्तम पुरुष है, सर्वनाम है, एक वचन है, तो उसी के अकॉर्डिंग पढ़ता हूं लगाया गया है। क्रिया भी मैं के अकॉर्डिंग है। विमला ने मेहंदी लगाई, लगाई और विमला, तो ये लगाई किसने? विमला ने, विमला के हिसाब से लगाई है। अगर विमला ने मेहंदी लगाया होता तो विमला के अकॉर्डिंग लिंग बदल जाता, गड़बड़ हो जाती, तो ये कर्तृवाच्य फिर गलत वाक्य बन जाता। तुलसीदास ने रामचरितमानस की रचना की, ठीक है, तो यहाँ कर्ता के हिसाब से ही क्रिया का प्रयोग होगा। उसके बाद बात करते हैं कर्मवाच्य की। जब क्रिया का संबंध वाक्य में प्रयुक्त कर्म से हो, क्रिया का संबंध किससे हो? कर्म से हो, और कर्म के अनुसार क्रिया का प्रयोग हो जाए तो उसे कर्मवाच्य कहते हैं। अतः क्रिया के लिंग वचन कर्ता के अनुसार नहीं होकर कर्म के अनुसार आएंगे। कर्मवाच्य सदैव सकर्मक क्रिया का ही होगा, ये ध्यान रखना। क्योंकि इसमें कर्म की प्रधानता है तो जिस वाक्य में सकर्मक क्रिया होगी उसी को आप कर्मवाच्य बना सकते हो। उसी से कर्म उठाकर आगे लाएंगे और उसी कर्म के हिसाब से क्या बनाएंगे? क्रिया को बनाएंगे और वाक्य लिखेंगे कर्मवाच्य। जैसे इंग्लिश में एक्टिव पैसिव होते हैं वैसे ही वाच्य हिंदी का टॉपिक है। उदाहरण देखिए, दूध सीता के द्वारा पिया गया, दूध सीता के द्वारा पिया गया, इसका साधारण वाक्य होता है, इसका कर्तृवाच्य होता है सीता ने दूध पिया। तो दूध वो आगे ले आए, सीता को बाद में, क्योंकि कर्ता है, और दूध कर्म है तो कर्म के हिसाब से पिया गया आ जाएगा। पत्र सीता के द्वारा लिखा गया तो सीता के द्वारा पत्र लिखा गया, सीता ने पत्र लिखा। मिठाई मनोज के द्वारा खाई गई तो मनोज ने मिठाई खाई। इस तरह से वाक्यों को कर्मवाच्य में बदल दिया गया, मिठाई को पहले ले आए। चाय राम के द्वारा पी गई तो ये कर्मवाच्य, इसका कर्तृवाच्य हो जाएगा राम ने चाय पी। तो अब यहाँ जो चाय के साथ पी गई है ना, ये चाय के अनुसार लगाई गई है। मनोज के द्वारा खाई गई, ये मनोज के हिसाब से नहीं लगाई है, ये मिठाई खाई गई, मिठाई के हिसाब से लगाई गई है। क्रिया जो है ना कर्म के हिसाब से आई है। आगे हम बात करते हैं भाववाच्य की। तो इसमें होता यह है कि क्रिया के जिस रूप से हमें ये पता चल जाए कि कार्य का प्रमुख विषय भाव है, वहां भाववाच्य होगा। यानी क्रिया का जो अर्थ है वही मुख्य विषय उस वाक्य का होगा। यहाँ कर्ता और कर्म की नहीं, क्रिया के अर्थ की प्रधानता होती है। ना तो कर्ता प्रधान होते हैं ये वाच्य, ना ही कर्म प्रधान। इसमें अकर्म क्रिया आएगी और लिंग और वचन जो है ना तो कर्ता के अनुसार होते हैं ना ही कर्म के अनुसार, बल्कि सदा ही एक वचन पुल्लिंग और अन्य पुरुष में होते हैं। बात करते हैं उदाहरण की। तो उदाहरण आता है, मुझसे सवेरे उठा नहीं जाता, सीता से मिठाई खाई नहीं जाती, लड़के खो खो खेलकर थक गए। तो यहाँ क्या है? यहाँ सब जगह भाववाच्य है। तो इस तरह से हमने वाच्य का टॉपिक भी आज कंप्लीट कर लिया। इसके साथ ही हमारा शब्द रूपांतरण का जो मुख्य विषय है वो कंप्लीट हो चुका है। अगली क्लास में हम संधि और संधि के टॉपिक लेकर आएंगे, जिसमें होगी स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। जितनी भी संधियां हैं उनके उदाहरण है। महत्वपूर्ण परीक्षा में आने की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक संधि का है, वो हम आगे लेकर आएंगे। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए और मेरे चैनल को
सब्सक्राइब करके वीडियोस को पूरा देखें और उनको लाइक करें। धन्यवाद।